आज के मुख्य समाचार। टोल टैक्स और एंट्री टैक्स पर बस ऑपरेटरों की नाराजगी। हेमकेयर पर घोटाले के आरोपों को लेकर जयराम ठाकुर का हमला। हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 142% अधिक बारिश। मकान में लगी आग, सब जलकर राख। हिमाचल प्रदेश में एचपीओ की फीस बढ़ोतरी पर एसएफआई का विरोध। राजीव भवन शिमला में विनोद शेंडा ने संभाला पदभार। पर्यटकों ने उठाया सुहावने मौसम का भरपूर आनंद। शिमला में हिंदू संघर्ष समिति नेता हाउस अरेस्ट। हिमाचल दिवस की तैयारियां तेज। फिट भारत मिशन के तहत शिमला में निःशुल्क बॉडी फैट चेकअप कैंप। अब समाचार विस्तार से। सिराज विधानसभा क्षेत्र की बाली चौकी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हेमकेयर योजना को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार योजना को बंद करने की मंशा से झूठे घोटाले कर रही है। जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान हेमकेयर योजना के तहत आईजीएमसी में लगभग 60 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 120 करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वास्तविक भुगतान 60 करोड़ के आसपास हुआ तो दोगुने से अधिक राशि का घोटाला आखिर कहां से सामने आया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार पहले विधानसभा में हेमकेयर में 1100 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कर रही थी। जब हमने तथ्य और आंकड़े रखे और बताया कि हमारी सरकार के समय कुल इलाज ही 441 करोड़ का हुआ था, तो मुख्यमंत्री को अपनी गलती माननी पड़ी। बाद में बयान बदलकर कहा गया कि एक संस्थान का मामला है और 120 करोड़ रुपए का घोटाला है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे झूठ का सिलसिला बताते हुए कहा कि सरकार लगातार अपने बयान बदल रही है, जिससे उनकी नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हेमकेयर जैसी जनहितकारी योजना को बंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हेमकेयर योजना को जारी रखने की मांग की। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए जीवन रेखा है और इसे खत्म करने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सरकार से पारदर्शिता बरतने और तथ्यों के आधार पर ही बयान देने की अपील की। इस हिमकेयर के कारण 10 लाख गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हुआ है, जिंदगी मिली है, जो पीड़ा के उस दौर में से बाहर निकले हैं। अपने इलाज के लिए आदमी उस दर्द को कम करने के लिए, इलाज के लिए कई बार आदमी अपने घर, जमीन तक बेच देता है, क्योंकि आदमी की जिंदगी से कीमती कोई चीज नहीं है। और हिमकेयर एक माध्यम बना पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिसके कारण उस गरीब आदमी का इलाज हुआ, उसकी दर्द कम हुई, उसका पीड़ा कम हुई, उसकी जिंदगी बची है। उस हिमकेयर जिसने आपकी जिंदगी बचाई, उसकी ही जिंदगी आप जो है बंद करना चाह रहे हैं, जिसकी जिंदगी ही समाप्त करना चाह रहे हैं। और उसके लिए क्या आरोप लगाए, झूठे आरोप। विधानसभा के अंदर कहा कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला किया होता है हिमकेयर के अंतर्गत। हमने विधानसभा के अंदर सभी विधायकों ने विरोध किया। हमने कहा मुख्यमंत्री जी थोड़ा शर्म करिए, झूठ बोल रहे हैं आप। विधानसभा के अंदर जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हिमकेयर में पूरे प्रदेश में 441 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मैंने कहा पूरे भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में 441 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ये 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो गया। फिर दूसरे दिन आते उनको लगा कि मेरे से गलत हो गया, आए वहां पर थोड़ी देर रुक जाओ भैया, ये ना बाद में खाएंगे, मैंने भी खाने चने भैया। हाँ, थोड़ी देर बाद दूसरे दिन कहने लगे नहीं वो गलती हो गई, 1100 करोड़ नहीं था, 100 करोड़ रुपए था। अब वो बोल रहे हैं आजकल 110 करोड़ रुपए। हमने कहा जांच करिए, जांच हुई नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिमकेयर को बंद करने के लिए उसको बदनाम करो। पहले बदनाम करने के बाद लोग बोलेंगे यार गड़बड़ हुआ तो उसको बंद कर ठीक किया।
बेशर्मी के साथ जिन कांग्रेस के लोगों की जिंदगी भी उस हिमकेयर के कारण बची, जिन लोगों का, कांग्रेस के लोगों का, उसमें भाजपा या कांग्रेस या कम्युनिस्ट का किसी का ये नहीं पूछा जाता था, लेकिन जिसके पास हिमकेयर का कार्ड होता था उसका इलाज होता था, बिना पैसे के इलाज होता था। आज उस योजना को बंद करने की बात चल रही है। कहा कि आईजीएमसी में बोलते हैं, एक आईजीएमसी में 100 करोड़ का। अरे जब मैंने पता किया 60 करोड़ आईजीएमसी में 5 साल में 2019 के बाद जब से योजना बनी है 60 करोड़ रुपए खर्च हुआ है आईजीएमसी में, बोल रहे हैं कि घोटाला 110 करोड़ रुपए का। कैसे हो सकता है? कितना झूठ बोलेंगे, कितने बेशर्मी के साथ झूठ बोलेंगे। उनको लगता है कि झूठ बोल करके इस प्रकार से हम चला सकते हैं। फिर और निकाला कि भाई कि पुरुष की बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया। अरे बच्चेदानी का नहीं, आप थोड़ा पढ़ो। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल माह की शुरुआत इस बार असामान्य मौसम परिस्थितियों के साथ हुई, जहां सामान्यों से 142% अधिक वर्षा ने राज्य के मौसम पैटर्न को पूरी तरह बदल दिया। भारत मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 से 10 अप्रैल के बीच जहां सामान्य तौर पर 22.9 मिलीमीटर वर्षा अपेक्षित होती है, वहीं इस वर्ष यह बढ़कर 55.4 मिलीमीटर तक पहुंच गई, जो इस अवधि के लिए एक बड़ा विचलन माना जा रहा है। राज्य के लगभग सभी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन कुछ जिलों में यह बढ़ोतरी अत्यधिक चौंकाने वाली रही। बिलासपुर जिले में 910% अधिक बारिश दर्ज की गई, जो इस पूरे दौर में सबसे अधिक है। इसके अलावा सिरमौर में 536%, सोलन में 625%, मंडी में 387%, शिमला और ऊना में 383% हमीरपुर में 337% और कांगड़ा में 285% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले जैसे क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, हालांकि वहां प्रतिशत वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही। इस असामान्य वर्षा का असर जनजीवन, कृषि गतिविधियों और परिवहन व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से भी देखने को मिल रहा है। जहां एक और फसलों और बागवानी को नुकसान की आशंका बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर भूस्खलन और सड़क अवरोध होने के कारण कई घटनाएं भी सामने आई हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में कुछ राहत मिलने की संभावना है, हालांकि पूरी तरह स्थिरता अभी नहीं दिख रही है। 11, 12, 15 और 16 अप्रैल को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बताई गई है, जबकि शेष दिनों में मौसम के शुष्क रहने के संकेत दिए गए हैं। तापमान में भी बदलाव का दौर जारी रहेगा, जहां अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों के भीतर 3 से 6 डिग्री तक उछाल आने की संभावना है। इसके बाद भी अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की क्रमिक बढ़ोतरी जारी रहने का अनुमान है, जिससे दिन के समय गर्मी का एहसास बढ़ सकता है, जबकि रातें अपेक्षाकृत ठंडी से सामान्य होती जाएगी। बीते 24 घंटों के दौरान भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जिसने पहले से ही नमी से भरे वातावरण को और अधिक प्रभावी बना दिया है। गुलेब में 10.6 मिलीमीटर, जोत में 10.0 मिलीमीटर, कांगड़ा में 9.6 मिलीमीटर, कटोला में 9.2, कदराला में 6.4, रोडू में 6.0, मंडी में 5.4, धर्मशाला में 5.2 वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा चौपाल में 4.0 मिलीमीटर तथा बागी और सराहन में 3.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। लगातार हो रही इस वर्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी की पकड़ कमजोर हो रही है, जिससे भूस्खलन की घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में धर्मपुर में भी एक बड़ा भूस्खलन सामने आया, जिससे यातायात व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा गिरने के कारण NH5 पर यातायात कुछ समय के लिए पूरी तरह ठप हो गया। धर्मपुर थाना के समीप पेट्रोल पंप के पास पहले से ही सड़क का एक हिस्सा सिंगल लेन में चल रहा था, जिससे यातायात धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन शाम करीब 4 बजे हुए भूस्खलन ने दूसरी लेन को भी पूरी तरह बंद कर दिया, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यात्रियों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। प्रशासन और स्थानीय टीमों द्वारा मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन लगातार गिरते पत्थरों और
और मिट्टी के कारण राहत कार्यों में बाधाएं आती रही। समग्र रूप से देखा जाए तो अप्रैल के शुरुआती दिनों में इस प्रकार की अत्यधिक वर्षा हिमाचल प्रदेश के लिए असामान्य मानी जा रही है, जहां एक और इससे जल स्रोतों में सुधार और गर्मियों के कारण जल भंडारण में मदद मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े खतरे जैसे भूस्खलन, सड़क अवरोध, फसलों को नुकसान और दैनिक जीवन में बाधाएं भी बढ़ती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में मौसम के धीरे धीरे स्थिर होने की संभावना जरूर है, लेकिन फिलहाल प्रशासन और स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU में हाल ही में की गई फीस बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया है। संगठन का कहना है कि यह फैसला छात्रों के हितों के खिलाफ है और इससे गरीब तथा मध्यम वर्ग के छात्रों की शिक्षा और मुश्किल हो जाएगी। दरअसल 28 मार्च 2026 को विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद EC की रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत कई कोर्सों की फीस में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही परीक्षा शुल्क में 50% तक बढ़ोतरी और हॉस्टल फीस में 10 से 15% तक इजाफा किया गया है। SFI के अनुसार इस फैसले का असर MA, LLB, LLM, MCA और MSc और साथ ही MBA और अन्य प्रोफेशनल कोर्सों पर भी पड़ेगा, जिनकी फीस लगभग 25% तक बढ़ सकती है। थीसिस जमा करने और मूल्यांकन की फीस में 50% तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कुछ कोर्सों में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने की फीस में 200% तक का भारी इजाफा किया गया है। SFI का कहना है कि यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई जब छात्र और उनके परिवार पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। संगठन का आरोप है कि इससे गरीब परिवार के लोगों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। संगठन ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति खराब होना कोई अचानक समस्या नहीं है, बल्कि यह सरकार द्वारा लगातार फंडिंग कम करने का नतीजा है। हिमाचल प्रदेश के 2026-27 के बजट में HPU के लिए 142 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो संगठन का मानना है कि यह पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक शिक्षा को कमजोर करने और उसे धीरे धीरे खत्म करने की दिशा की ओर कदम है। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर शिक्षा का निजीकरण बढ़ा रही है और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है एक अहम इशू को लेकर जो अभी हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के अंदर जो आने वाले समय के अंदर जो है छात्रों को कहीं ना कहीं परेशान करेगा, फीस वृद्धि का जो डिसीज़न हाल ही के अंदर जो 28 मार्च को विश्वविद्यालय अथॉरिटी के अंदर लिया है। SFI जो है इसको दो नज़रिए के अंदर अभी देख रही है पूरे प्रदेश के अंदर। एक तो जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके पर्पज़ से, और दूसरा जो है कॉलेज के अंदर जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर है उसके के अंदर जो है अलग अलग जो ये फीस का जो स्ट्रक्चर है वो आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं छात्रों को जो है इम्पैक्ट करेगा। उसको लेकर जो है आज ये प्रेस वार्ता हम SFI राज्य कमेटी की तरफ से यहाँ पे कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पे साथी ने रखा कि किस तरह से जो है ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश की जो EC है उसने जो है इसको अप्रूव किया है। पहला पोर्शन तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, जब वो कोई भी छात्र जो है अपनी एडमिशन लेता है उस एडमिशन के अंदर जो है जब वो अपनी एडमिशन फॉर्म भरता है उसकी फ़ीस जो 2015 के अंदर थी, जो उसके 2015 के बाद जो है उसे 2026 के अंदर जो है बढ़ाने का डिसीजन जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की EC ने लिया है। और 2015 के अंदर जो फीस थी एडमिशन फीस वो 700 रुपये जो प्रोस्पेक्टस की होती थी, आज जो है वो सीधा तौर पे जो है 1000 से लेकर 1500 रुपये, यानी कि 70% जो है इंक्रीज जो है उसके अंदर किया है। और अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जो है यूनिवर्सिटी जो है एंट्रांस जो है फॉर्म उन्होंने अभी निकाले हैं और उसके अंदर भी जो है दो कैटेगरी के अंदर जो है उन्होंने फीस चार्ज स्टूडेंट से वो कर रहे हैं। पहला तो 1000 रुपये जो है जो सिंगल फॉर्म कोई स्टूडेंट भरेगा सब्सिडाइज सीट्स के लिए, और नॉन सब्सिडाइज की सीट की जो फीस है वो 1500 है। यानी कि पहला ही बर्डन जो है स्टूडेंट के ऊपर है। अगर कोई स्टूडेंट किसी 2 या 3 डिग्री के अंदर अपना फॉर्म भरना चाहता है तो उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ है एक तरह से। दूसरा है इसके अंदर कि जो जब किसी भी स्टूडेंट की एडमिशन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर होगी तो उसके अंदर जो है सीधी तौर पर 25% से लेकर 30% फीस इंक्रीज हुई है। जहाँ पर पहले गर्ल्स की फ़ीस आपके 1800 से लेकर 2800 के आसपास थी, वो जो सीधा 4000 के आसपास हो जाएगी, और जो बॉयज़ की फ़ीस थी
वो जो है सब्सिडाइज के अंदर 4200 के और 47 प्रोफेशनल कोर्सेज की 4700 और 4800 के आसपास ही वो 6000 और 7000 के आसपास पहुंच जाएगी। यानी कि एक सब्सिडाइज डिग्री को पूरा करने के लिए स्टूडेंट जो है आज कम से कम 20 या 25,000 जो है खर्च करना पड़ेगा, सीधे तौर पे जो हमला है। और दूसरे पार्ट के अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर बहुत ज़्यादा जो है नॉन सब्सिडाइज सीट्स जो है डिपार्टमेंट्स के अंदर है। सोशल साइंसेज की जो जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके अंदर मिनिमम जो है पाँच सीटें जो है अथॉरिटी ने अप्रूव की है कि 5 सीटें जो है नॉन सब्सिडाइज होनी चाहिए। उसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज है तो उसकी जो मैक्सिमम जो है कुछ एक डिपार्टमेंट है जैसे एमटेक, उसके अंदर जो है पूरा नॉन सब्सिडाइज फीस का स्ट्रक्चर है। तो वहाँ पर जो जहाँ पहले वो फीस आपकी सोशल साइंसेज की सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज सीट्स की जो है 30,000 के आसपास थी, 25,000 के आसपास थी, वो जो है सीधा 40,000 से लेकर 50,000 तक जो है इंक्रीज होने वाली है। साथ ही साथ जो है नॉन सब्सिडाइज जो डिपार्टमेंट्स है जैसे MBA, जहाँ जिसकी फीस जो है 70,000 80,000 थी, वो आज जो है 1,25,000 1,30,000 के आसपास इंक्रीज होगी। और उसके साथ बायो साइंस की फीस के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है, जिसमें वो फीस जो है 96,000 से लेकर 98-99,000 तक पहुंच जाएगी। तो सीधे तौर पे जो है जो यूनिवर्सिटी हवाला दे रही है और सोर्स मोबिलाइजेशन की जो भी रिकमेंडेशन थी, उनकी रिकमेंडेशन थी 3 गुना फीसें जो है इंक्रीज होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि नॉन सब्सिडाइज डिपार्टमेंट्स के अंदर जो आपकी जहाँ सीट्स है वो वहाँ पे जो है डिपार्टमेंट एवरी ईयर 10% जो है फीस इंक्रीज करेगा। तो इसलिए जो है SFI इस चीज़ का जो है विरोध कर रही है, क्योंकि एक तरफ जो है पूरे देश के अंदर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है और दूसरा हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस है उसका वर्डन जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट के ऊपर भी पड़ेगा। और एक मानसिक जो है उत्पीड़न का काम जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का ये डिसीजन आने वाले समय के अंदर करने वाला है। इसके साथ साथ जो है अगर जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर अगर हम देखेंगे, कॉलेज लेवल के अंदर जो है ये डिसीजन यूनिवर्सिटी की EC द्वारा लिया गया है कि जहां पर 100% से लेकर 150% जो है फीस इंक्रीज होगी। और वहां पे भी जो है कुछ एक प्रोफेशनल कोर्सेज है, विवॉक डिपार्टमेंट है, BTech है या BBA है, वहां पे जो है उसका इम्पैक्ट जो है आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। एक तरफ तो जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है NEP को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर लागू कर रही है, जिनका जो है ये पर्पस है, जो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी बोल रहे हैं कि हम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं डेफिनेटली जब इस तरह की फीस स्ट्रक्चर होगा, इस इकोनॉमिकल बर्डन होगा, तो डेफिनेटली जो है आपका एडमिशन का रेशो घटेगा, चाहे आपके कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं चाहे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पिछले 3-4 सालों से हम ये महसूस कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को बार बार जो सीटों को फिल करने के लिए जो है नोटिफिकेशन जो है डिपार्टमेंट के अंदर निकालनी पड़ती, तब जाके उस सीट्स जो है फुल होती है। कई डिपार्टमेंट तो ऐसे भी है जो आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अथॉरिटी भी बोल रही है कि जहां पर आपका इनरोलमेंट रेशो कम है उन डिपार्टमेंट को हम आने वाले समय के अंदर या मर्ज करेंगे या हम जो है बंद करेंगे। तो जहां एक तरफ हमें जो है क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए था, वहां जो है इस तरह का फरमान आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरा जो है हॉस्टल्स की फीस, स्टूडेंट का जो है जो हॉस्टल स्टूडेंट लेगा उसके अंदर भी जो है 30% से लेकर 40% के अंदर इंक्रीजमेंट जो है आने वाले समय के अंदर होगी। और उसका वर्डन भी डेफिनेटली जो है स्टूडेंट के ऊपर बनने वाला है। एक तो स्टूडेंट को जो हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उस तरफ दूसरी तरफ से जो है आप जो है डिग्री पूरी करने के लिए बहुत सारा फीस आपको जो है फीस देनी पड़ रही है। दूसरा जो है हॉस्टल के अंदर जो स्टूडेंट रह रहा है उसके ऊपर भी आर्थिक बोझ आने वाले समय के अंदर पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो स्टूडेंट जो है डे स्कॉलर्स है, उसके अंदर भी जो है डे स्कॉलर की चार्जेस को भी जो है इंक्रीज किया गया है, जिसमें जो बस पास जो यूनिवर्सिटी बनाती है उसके अंदर 300 से लेकर 400% तक जो है इंक्रीजमेंट हुई है। तो मतलब एक तरफ तो यूनिवर्सिटी ये स्टूडेंट को जो है गुमराह करने का काम कर रही है कि हमने सिर्फ जो है 25% फीस इंक्रीज की है, जबकि जो है पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से जो है फीस इनडायरेक्ट तरीके से जो है फीस को इंक्रीज किया गया है। विनोद चंडा ने आज राज्य भवन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन के नवनियुक्त महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस के निर्णायक जीत का भरोसा जताया। पदभार संभालने के बाद विनोद चंडा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुख्य फोकस युवाओं और महिलाओं को अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करवाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिला स्तर पर विशेष अभियान चला रही है, जिससे अधिक से अधिक लोग संगठन से जुड़ सके और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत
मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने प्रदेश सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, महिलाओं के हितों की रक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मामलों पर ठोस निर्णय लेना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। विनोद चंडा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेता केवल झूठा प्रचार कर रहे हैं और आपसी गुटबाजी में उलझे हुए हैं। उन्होंने जयराम ठाकुर से सवाल किया कि लोकतंत्र की बात करने वाले भाजपा नेता आपदा के समय हिमाचल के हित में एकजुट क्यों नहीं हुए। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान कांग्रेस पार्टी ने सभी विधायकों को साथ लेकर केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की, लेकिन भाजपा नेताओं ने इसका समर्थन नहीं किया। संगठन के विस्तार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाए। अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगामी पंचायती राज चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करेगी। हमारा युवाओं से यही आह्वान है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और यंगस्टर जितने पढ़े लिखे लोग और युवा आगे आएंगे उतना पंचायतें हमारी विकसित होगी, हिमाचल प्रदेश विकसित होगा और नए आयामों को छुएगा। और पंचायती राज चुनाव बिल्कुल हमारे सामने है और कांग्रेस पार्टी भी इस पे काम कर रही है और हम पूरा का पूरा पंचायती राज चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से स्वीप करने वाली है। देखिए, आपने मुझसे दो अलग अलग सवाल पूछे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भाजपा कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रही है कि पंचायती राज चुनाव को टालने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार की ये प्राथमिकता थी कि पूरी जो रोड्स हमारे डिस्कनेक्ट हो गए थे, बिजली पानी हमारी जो कट गई थी, वो सारा सुव्यवस्थित करके लोगों तक पहुंचाया जाए, रोड्स खुलवाए जाए, तो फिर जाकर चुनाव करवाया जाए। उसके पीछे ये मंशा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में लोग पंचायती राज चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। और अगर रोड्स नहीं हो पाते, खुल पाते, तो कैसे लोग वोट डाल पाते। तो सरकार की यही सोच थी इसके पीछे कि लोगों को सुविधा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके। और दूसरा आपने सवाल पूछा कि आरोप जो लगा रही है गारंटियों को लेकर कि झूठी गारंटियां हैं। बीजेपी के लोग हमें बताएं, वो धरातल पर जाए। हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ओपीएस बहाली की, पहली कैबिनेट में ये डिसीजन लिया गया, तो इसमें क्या झूठ है। महिलाओं को जो महिलाएं इसमें फॉल करती है इस क्राइटेरिया में, उनको 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। आप लाहौल स्पीति जाके वहाँ महिलाओं से पूछे, आप पांगी भरमौर में जाकर वहाँ की महिलाओं से पूछे, आप शिमला जिला के कुपवी में जाके वहाँ की महिलाओं से पूछे, उनको 1500 रुपये मिल रहे नहीं मिल रहे। आज जो हमने दूध की बात की थी, दूध खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा है, उसका समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। तो भाजपा का काम सनसनी फैलाने का है, झूठा प्रचार नहीं देते, उनका काम ही लोगों को गुमराह करने का है और झूठी सनसनीखेज खबर फैलाने का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प भाजपा के लीडर्स है। इनमें आपस में एक कंपटीशन चला हुआ है कि कौन ज्यादा कांग्रेस की खिलाफत करेगा। आपसी गुटबाजी इतनी ज्यादा इनमें हो चुकी है कि सुबह सो के उठ के सब में कंपटीशन चलता है, मैं ये स्टेटमेंट दूं, मैं ये स्टेटमेंट दूं, बल्कि जमीनी हकीकत कुछ और है। हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रही है, लोगों से आम जनता को उसका फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। और बात रही लोकतंत्र की, जयराम जी की मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि पंचायती राज चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर प्रदर्शन करते हैं। जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया कि सभी विधायक मिलकर जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री महोदय के पास जाते हैं और उनसे हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज की बात करते हैं। तो भाजपा के लोगों ने वॉकआउट किया, धरना प्रदर्शन किया, ये विधानसभा से बाहर भाग गए। जब आरडीजी बंद हुआ, फिर विधानसभा में दोबारा प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा और सभी विधायकों से मांग की गई कि आप लोग चले और प्रधानमंत्री महोदय के पास जाते और आरडीजी बहाली की बात करते। फिर भाजपा के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। 4 इनके चुने हुए सांसद लोकसभा में बैठते, एक भी सांसद बताए
कि इन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई है हिमाचल प्रदेश के स्पेशल रिलीफ पैकेज की, या वहां पे इन्होंने आवाज उठाई है कि आरडीजी बहाली की, मनरेगा की बहाली की, और फालतू के धरना प्रदर्शन करने में ये आगे है। तब क्यों नहीं इन्होंने धरना प्रदर्शन किया जब इनके एक विधायक के ऊपर रेप के चार्जेस लगे थे? तब क्यों नहीं इन्होंने धरना प्रदर्शन किया जब इनके प्रदेश अध्यक्ष के भाई के ऊपर किसी महिला को उत्पीड़न के आरोप लगे थे? तब क्यों नहीं इन्होंने धरना प्रदर्शन किया जब इनके पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी के बेटे के ऊपर महिला को छेड़छाड़ी के आरोप लगे थे? तब कहाँ थी भाजपा? बताए। इनको सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोगों को गुमराह, प्रदेश की भोली वाली जनता को भड़काने का काम करते हैं, पर अब लोग इनके भड़कावे में नहीं आने वाले। हिमाचल और पंजाब के बीच लगने वाले टोल टैक्स और एंटी टैक्स को लेकर हिमाचल प्रदेश बस ऑपरेटर यूनियन ने सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। ऊना में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने इस व्यवस्था को बस ऑपरेटरों के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसे तुरंत संशोधित करने की मांग की है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऊना से चलने वाली कई बसें ऐसे रूट पर संचालित होती है जहाँ केवल 2 से 3 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब में पड़ता है और उसके बाद बसें फिर हिमाचल प्रदेश की सीमा में वापस आ जाती है। उन्होंने कहा कि इससे बस ऑपरेटरों में भारी आर्थिक बोझ बन सकता है। उन्होंने बताया कि कई बसें 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में संचालित होती है, लेकिन बीच में पंजाब की सीमा आने के कारण उन्हें बार बार टैक्स देना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा टैक्स की जो नई कैटेगरी बनाई गई है वह पूरी तरह अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बस केवल 1 से 2 किलोमीटर के लिए पंजाब में प्रवेश करती है तब भी उसे पूरा टैक्स देना पड़ेगा, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही रूट पर चलने वाली बसों का एक चक्कर में 2 तरह के टैक्स देने पड़ रहे हैं, जिससे ऑपरेटरों पर दोहरा आर्थिक दबाव पड़ रहा है। इससे न केवल बस मालिकों को नुकसान हो रहा है बल्कि इसका असर किराए पर भी पड़ सकता है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। बस ऑपरेटर यूनियन ने सरकार से मांग की है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अलग और व्यवहारिक टैक्स नीति बनाई जाए। हमारे को मिलता रहा है। आज प्रेस वार्ता करने का मतलब यह है कि हम अपनी सरकार को कुछ जगाना चाह रहे हैं। हमारी बसें कॉरिडोर फैसिलिटी में चलती हैं, बहुत सी बसें, जैसे यहाँ से ऊना से संतोषगढ़ बाया अजोली मोड़ तो मात्र 2-3 किलोमीटर पंजाब आता है। नैना देवी को जाती है तो 8 किलोमीटर आता है। जसूर टेरेस को जाती है तो 12-14 किलोमीटर आता है। हमारी बस हिमाचल से परमिट शुरू होता है और हिमाचल में ही बंद होता है। हम अपने घर से चलते हैं और अपने घर में जाके अपने रूट का अंत करते हैं। उन बसों से एंट्री टैक्स वसूलना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। अब जो गाड़ी 2 किलोमीटर पंजाब में जाके फिर संतोषगढ़ में जा रही है, उससे अगर 200 रुपया टोल टैक्स या 250 रुपया टोल टैक्स लिया जाएगा 32 सीटें तक का, जैसे 200 रुपया और उससे ऊपर, इसको भी कैटेगरी बना दिया गया। आज से पहले बस एक कैटेगरी में ही आती थी, चाहे वो जो मर्जी थी। अब बस को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें 200 रुपया मिनी बस का हो गया और 250 रुपया बड़ी बस का हो गया। तो सारे दिन में 200 रुपये तो 2 किलोमीटर में वो बस ऑपरेटर ले नहीं पाता और उसको ये टैक्स जो लगा दिया। हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार से विनम्र आग्रह है कि जो बसें कॉरिडोर रूटों पे चलती हैं उनसे ये टैक्स नहीं बनता है, ये न्याय संगत नहीं है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करें। दूसरी बात, जब भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने टैक्स को कम किया तो हमेशा बाहरी राज्यों के ऑपरेटरों की बात सुन के जो है वो टैक्स कम किया है। हमारी बस नंगल भी अगर बारात लेके जाती है, 1 किलोमीटर भी पंजाब में जाती है, तो वो 3250 रुपये स्पेशल रोड टैक्स देती है। और जब पंजाब की बस हमारे जैसे आजकल मेले चले हैं जुड़सिर के, तो वो 80 किलोमीटर आती है और 80 किलोमीटर वापस जाती है, 160 किलोमीटर, और 3 दिन भी लगाती है, उससे मात्र 1550 रुपये लिए जा रहे हैं। ये कोई नेता, कोई सरकार हमारी पंजाब सरकार से ये बात क्यों नहीं उठाती कि हमारे से 2 गुना टैक्स पंजाब में क्यों लिया जाता है? जो स्टेज कैरेज की बसें हमारी चल रही हैं, जो पंजाब में जाती हैं, पंजाब होकर, चाहे वो बाया तलवाड़ा है, चाहे बाया नंगल है, चाहे बाया पठानकोट है, या कहीं और भी है, या अनंतपुर साहब है, नैना देवी के रूट्स हैं, जो हमारी स्टेज कैरेज की बसें जाती हैं, हमारे से वो 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से टैक्स वसूलते हैं और वो अपनी बसों से वहीं का 2 रुपये 69 पैसे टैक्स ले रहे हैं। हमारे से 2 गुना से भी ज्यादा वो टैक्स लेते हैं। जबकि हम किराया जो पंजाब सरकार ने निर्धारित किया है, जो पंजाब रोडवेज की बसें ले रही हैं, जो पंजाब की प्राइवेट बसें ले रही हैं,
हम किराया उतना ले रहे हैं, क्या हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे? हम पाकिस्तान में जाकर रूट चला रहे हैं। हमारी सरकार पंजाब की सरकार से क्यों नहीं बात करती? हमारा विभाग उनसे बात क्यों नहीं करता? ये केवल मात्र निजी बस ऑपरेटरों का मसला नहीं है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों से भी इसी प्रकार पंजाब की सरकार टैक्स वसूल रही है। ये हिमाचल सरकार को इस आवाज को उठाना चाहिए, पंजाब के साथ तत्काल वार्तालाप करके उसको एक बराबर किया जाना चाहिए। हमारी जो बसें संतोषगढ़ को बाया अजौली मोड़ जा रही हैं या नैना देवी जा रही हैं, मिनी बसें हैं, पंजाब की मिनी बस का जो है टैक्स 1 साल का विद टोकन टैक्स 30,000 रुपए, और हमारी बस जो संतोषगढ़ को जा रही है उसका 7,000 रुपए महीने का टैक्स। नैना देवी को जा रही है 8,000 रुपए पंजाब का टैक्स, जबकि हिमाचल का टैक्स है उसका 5,000। जो हिमाचल में सफर करते हैं हम 200 किलोमीटर, वहां पे सफर करते हैं 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का हम 8,000 दें और 200 किलोमीटर का हम 5,000 दें। ये कहां तक न्याय संगत है? हमारा बहुत उत्पीड़न हो रहा है। मेरी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिनके पास ये विभाग है, उनसे विनम्र आग्रह है कि तत्काल प्रभाव से पंजाब सरकार से इस बात करें और जो टैक्स की जो स्लैब है, जैसे हमने पंजाब की बसों को यहाँ रिलीफ दे रखी है, वैसे ही हमारी बसों को पंजाब में भी रिलीफ मिलनी चाहिए। ये ऐसा ना महसूस हो कि हम पंजाब में जाकर ना कि हम ये सोचे हम किसी विदेश में जा रहे हैं। कल को ये जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाहरी बसों का टैक्स बढ़ाया और हिमाचल सरकार ने जब उन्होंने विरोध किया, उनके विरोध के बाद उनका टैक्स कम किया गया। हमारी बात हमारी सरकार पंजाब सरकार के आगे रखे। हमेशा ये बताया जाता है कि पंजाब के लोगों को हिमाचल में लूटा जाता है। भाई हिमाचल के ऑपरेटरों को भी पंजाब में लूटा जाता है। कोई ना तो हमारा प्रदेश की सरकार सुन रही है ना पंजाब सरकार सुन रही है। मजबूरी में आके कुछ ऑपरेटरों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी रिट डालने का एक निर्णय लिया है कि अगर ये सरकारें ऐसे करेंगी, जब हम किराया बराबर ले रहे हैं तो टैक्स भी बराबर होना चाहिए। ये हमारे साथ न्याय। हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। हम पंजाब में नहीं जा रहे, किसी अन्य देश में जा रहे हैं। शिमला में बीते दिनों हुई भारी बारिश और ठंडक के बाद आज मौसम से राहत मिली है। सुबह से ही खिली धूप ने पूरे शहर के वातावरण को खुशनुमा बना दिया, जिससे दिन भर मौसम सुहावना बना रहा। इस बदलाव का असर न केवल आम जनजीवन पर पड़ा, बल्कि पर्यटन गतिविधियों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। मौसम साफ होते ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने खुलकर इस सुहाने मौसम का आनंद उठाया। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिन भर भारी भीड़ देखने को मिली। लोग परिवार और दोस्तों के साथ टहलते, धूप सेकते और खूबसूरत पलों को अपने कैमरों में कैद करते हुए भी नजर आए। वीकेंड के चलते हजारों सैलानियों ने हिल्स क्वीन शिमला का रुख किया। अब केवल सप्ताह के अंत में नहीं, बल्कि अन्य दिनों में भी पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है, जिससे राजधानी की पर्यटन कारोबार को एक बार रफ्तार मिली है। होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और टैक्सी सेवाओं से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी संतोष नजर आया। शहर के प्रसिद्ध बाजार लक्कर बाजार और मॉल रोड पर स्थित दुकानों में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इन बाजारों का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर करता है। ऐसे में सैलानियों की बढ़ती संख्या से कारोबारियों की उम्मीदें और भी मजबूत हुई है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम होने के कारण कारोबार प्रभावित हुआ था, लेकिन अब हालात सुधरने लगे हैं। पर्यटक इस दौरान न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं, बल्कि स्थानीय व्यंजनों और स्नैक्स का भी आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर सॉफ्ट आइसक्रीम का आकर्षण हर उम्र के लोगों में देखा जा रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी सॉफ्टी का आनंद लेते हुए नजर आए। पर्यटक अपने दोस्तों व परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताते हुए नजर आए। कोई रेस्ट मैदान पर बैठकर धूप का आनंद ले रहा था, तो कोई मॉल रोड पर टहलते हुए पहाड़ों की खूबसूरती को निहार रहा था। कई लोग फोटो और वीडियो बनाकर इन पलों को यादगार बना रहे थे। महिला पर्यटकों ने बताया कि आज की व्यस्त जीवन शैली में खुद के लिए समय निकालना बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि कामकाज और जिम्मेदारियों के बीच कुछ समय निकालकर प्रकृति के बीच जाना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। उन्होंने यह भी कहा कि घूमने फिरने के लिए उम्र नहीं, बल्कि मन की इच्छा मायने रखती है। पर्यटन कारोबारियों को भी अब आने वाले दिनों में उम्मीद है कि उनका कारोबार बढ़ेगा। उनका मानना है कि यदि मौसम इसी तरह साफ बना रहा तो पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। शिमला का बदलता मौसम, ठंडी हवाएं, साफ आसमान और प्राकृतिक सुंदरता एक बार फिर यह साबित करती है कि यह शहर हर मौसम में पर्यटकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बना हुआ है। यही कारण है कि हिल्स क्वीन शिमला साल भर देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। मैं चंडीगढ़ से हूँ, शोभरा आई हूँ। मैं शोभरा से शिमला आई।
बहुत अच्छा है। खुली धूप निकली हुई है शिमला में और लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी सॉफ्टी का मज़ा ले रही हूँ। अच्छा लग रहा है शिमला में। हम लोग आफ्टर 3-4 मंथ्स आते रहते हैं। हम अपने फैमिली के साथ आए हैं। हस्बैंड है, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, उनका बेटा। मौसम बहुत अच्छा है। टूरिस्ट को आना चाहिए, शिमला में घूमना चाहिए। अच्छा लगता है। अपनी डेली रूटीन से निकल के 2-4 दिन घूमना अच्छा लगता है। नाम लक्ष्मी है। हम तो इधर टूटी कंडी से बहुत अच्छा लगा जी। शिमला में निकाह समारोह को लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। मामला उस समय तूल पकड़ गया जब जानकारी सामने आई कि बालूगंज स्थित मस्जिद में निकाह के बाद रिसेप्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसे लेकर हिंदू संगठनों में कड़ा विरोध जताया गया। विरोध के तहत हिंदू संघर्ष समिति ने आज एक अनोखे प्रदर्शन का ऐलान किया था। संगठन ने दोपहर 3 बजे सिर मुंडवाने का कार्यक्रम घोषित किया था, जिसे उन्होंने विरोध का प्रतीक बताया। हालांकि इससे पहले ही प्रशासन हरकत में आ गया और कई हिंदू नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद यानी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस सुबह ही उनके घर पहुंच गई और उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया गया। उनका कहना है कि संगठन शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने पहले ही कार्यवाही कर दी। स्थिति को देखते हुए शिमला पुलिस ने सावधानी बरतते हुए शहर के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस पूरे मामले पर गौरव सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना शिमला की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शांति भंग होने नहीं दी जाएगी। पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस के अनुसार मुंडन जैसे विरोध कार्यक्रम की चेतावनी को देखते हुए संबंधित नेताओं के घरों के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह का तनाव या टकराव न हो। प्रशासन का कहना है कि किसी भी समूह को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विवाद को लेकर शहर में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। एक और जहां कुछ संगठन इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बता रहे हैं, वहीं प्रशासन इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बताकर सावधान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिमला हमेशा से शांतिपूर्ण शहर रहा है और ऐसे मामलों को आपसी समझ और कानून के दायरे में रहकर सुलझाया जाना चाहिए। सभी को नमस्कार। जैसा कि ये राम मंदिर में होने वाले विवाह के बारे में काफी विवाद चल रहा है, मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंदू संघर्ष समिति ने कभी किसी विवाह को रोकने का प्रयास नहीं किया। हमने नहीं चाहा कि कभी किसी की बेटी के विवाह में व्यवधान पैदा हो। हमारा विरोध इस बात को था कि राम मंदिर में इस्लामिक तरीके से कोई शादी नहीं होगी, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने अंडरटेकिंग दे दी कि भाई हम जो है वो निकाह जो है बालूगंज मस्जिद में करेंगे और रिसेप्शन राम मंदिर में करेंगे। तो ठीक है, हिंदू संघर्ष समिति का मुस्लिम पक्ष से विरोध इस बात से समाप्त हो चुका था। हमारा विरोध किस बात को लेकर था? हमारा विरोध इस बात को लेकर था कि जो सांस्कृतिक अतिक्रमण की जो सोच पनप रही है, इस सोच का विरोध करने के लिए आज राम मंदिर में हिंदू संघर्ष समिति ने सामूहिक मुंडन का कार्यक्रम किया था। परंतु मैं आज बधाई देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को, बधाई देना चाहता हूं उन सोए हुए तटस्थ हिंदुओं को कि आज ऐसा कोई मुंडन नहीं होगा। आज क्योंकि हिंदू संघर्ष समिति के तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। मदन ठाकुर जी को प्रशासन पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और मेरी भी बिल्कुल तैयारी की जा चुकी है। शाम को हिंदू संघर्ष समिति की विभिन्न संगठनों के साथ बैठक हुई। हमने उसमें किसी भी प्रकार के जो हिंदुत्व की भावनाओं को आहत करने को कोई भी कृत्य होगा उसके लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्णय लिया। हमने निर्णय लिया कि स्थानीय जो व्यापार है, स्थानीय व्यापार में हिंदुओं को हम मजबूत करेंगे। हिंदू संघर्ष समिति की सोच स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। आज प्रशासन ने, सरकार ने जिस प्रकार से
एक सांकेतिक विरोध को कुचलने का प्रयास किया, हमारे लोगों को घर में नजरबंद करके रोकने का जो प्रयास है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये उन संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो हमें संविधान ने दिए हैं। किसी बात पे विरोध प्रकट करने के लिए हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। शिमला में 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले हिमाचल दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह के लिए ऐतिहासिक रिज मैदान में भव्य परेड की रिहर्सल शुरू हो चुकी है, जिससे पूरे शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। रिज मैदान पर इन दिनों पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और विभिन्न विभागों की टुकड़ियां पूरे अनुशासन और तालमेल के साथ परेड का अभ्यास कर रही है। जवान कदम से कदम मिलाकर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे समारोह की भव्यता का अंदाजा पहले से ही लगाया जा सकता है। रिहर्सल के दौरान अधिकारियों द्वारा परेड की हर बारीकी पर नजर रखी जा रही है, ताकि मुख्य समारोह के दिन कोई कमी न रह जाए। हिमाचल दिवस प्रदेश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को भारत के एक प्रांतों के रूप में स्थापित किया गया था। इस दिन को प्रदेश के गौरव और पहचान के रूप में मनाया जाता है। समारोह के दौरान उन महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राज्य स्तरीय समारोह में परेड के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराएं और विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। स्कूली बच्चे, कलाकार और विभिन्न सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लेंगे। इसके अलावा समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। यह सम्मान समारोह प्रदेश के उन लोगों को प्रोत्साहित करने का माध्यम है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था। प्रशासन की ओर से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है और रिज मैदान के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। यातायात प्रबंधन के लिए विशेष योजना तैयार की गई है, ताकि समारोह के दौरान लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैठने की व्यवस्था, पेच, चिकित्सा सहायता और अन्य जरूरी सेवाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह है। कई लोग इस भव्य समारोह को देखने के लिए पहले से अपनी योजना बना रहे हैं। यह दिन न केवल प्रदेशवासियों के लिए गर्व का प्रतीक है, बल्कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी हिमाचल की संस्कृति और परंपरा से रूबरू कराने का अवसर देता है।
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में फिट भारत मिशन के अंतर्गत एक निःशुल्क बॉडी फैट चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भाग लिया और अपनी सेहत की जांच करवाई। कैंप का आयोजन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के सहयोग से किया गया, जिसमें लोगों को संतुलित पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया गया। विशेषज्ञ ने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनियमित खान पान के कारण लोगों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसे सही न्यूट्रिशन और जीवन शैली में बदलाव के जरिए सुधारा जा सकता है। कैंप में मौजूद विशेषज्ञ ने स्पष्ट किया कि यह कोई दवा नहीं बल्कि एक संतुलित पोषण प्रणाली है, जिसे दैनिक आहार के विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सही मात्रा में पोषण तत्वों का सेवन शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ वजन नियंत्रण और बीमारियों से बचाव में भी मदद करता है। इस मौके पर लाइफस्टाइल एवं वेलनेस कोच गुरप्रीत कौर और सीमा चौधरी ने लोगों को फिट रहने के सरल उपाय बताए। उन्होंने बताया कि नियमित मेडिटेशन, हल्की एक्सरसाइज और संतुलित आहार के माध्यम से न केवल वजन कम किया जा सकता है बल्कि शरीर को कई बीमारियों से भी सुरक्षित रखा जा सकता है। हम एक दुनिया की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी के साथ एसोसिएट हैं। हम लोगों की मदद करते हैं उनकी सेहत को अच्छा करने में। आजकल के जो खाने में हमें जो नहीं मिल पा रहा है वो हम न्यूट्रिशन के माध्यम से उनकी डेली रूटीन में ऐड करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं और उनका फिटनेस गोल अचीव करवाने में उनकी मदद करते हैं। हम इसी उपलक्ष्य में मतलब हम हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार हम यहाँ पे फैट चेकअप, फ्री बॉडी फैट चेकअप ऑर्गेनाइज करते हैं। मैम दिनों का नहीं, हम कह सकते हैं 1 डे का होता है। सैटरडे को ही हम लगाते हैं कैंप और यहाँ पे पर्सन्स आते हैं, अपना फैट चेकअप करवाते हैं और जिनका कोई फिटनेस गोल है, जिन्होंने वेट लूज करना है, गेन करना है या अपने हेल्थ को बेटर करना है तो वो आगे फिर हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो मैम एक्चुअली ये खाना है, खाने के बदले खाना है। जो आज के खाने में हमें नहीं मिल पा रहा है न्यूट्रिशन, वो सब कुछ इस खाने में मिलता है। ये खाना ज़रूरी नहीं है अभी किसी ने वेट लूज करना है उसको चाहिए या गेन करना है उसको चाहिए, सबके लिए ज़रूरी है। जिसने फिट रहना है, जिसने अपनी हेल्थ को फिटनेस के लिए कहते हैं ना, एक अपने हेल्थ को अच्छे हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल को स्पेंड करना है, अच्छी उम्र को जीना है, लंबे समय तक जीना है और बिना बीमारी के रहना है, तो सबके लिए ये न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। ये मेडिसिन नहीं है, ये खाना है, खाने के बदले खाना है। जो आज के खाने में हमें नहीं मिल पा रहा है वो इस खाने के जरिए हमें मिल जाता है। ये स्मार्ट फूड है, कहने का मतलब ये है जो आजकल सब कुछ स्मार्ट हो गया, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एसी, पर्सन्स भी स्मार्ट हो गए, बट खाना हमारा स्मार्ट नहीं हुआ है। ये लिक्विड फॉर्म में है और स्मार्ट फूड है जो हमें एक हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल जीने के में मदद करता है। नगरोटा बगवा के वार्ड नंबर 3 में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया, जब एक रिहायशी मकान में अचानक भीषण आग लग गई और कुछ ही समय में पूरा घर जलकर राख हो गया। लोगों के अनुसार शुरुआत में घर के एक हिस्से से हल्का धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज हवाओं के कारण लपटें तेजी से पूरे घर में फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई और उन्होंने तुरंत घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर रुख किया। घटना के समय परिवार के सदस्य किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे बड़ा हादसा टल गया, लेकिन उनके सामने अपनी आंखों के सामने वर्षों की मेहनत से बना आशियाना जलता देखना बेहद पीड़ादायक रहा। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बाल्टियों और पाइपों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि शुरुआती प्रयास नाकाफी साबित हुए। घर में रखा सारा फर्नीचर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, जरूरी दस्तावेज और नकदी सब कुछ जलकर राख हो चुका है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है। प्रभावित परिवार पूरी तरह बेघर हो गया है और उनके सामने अब रहने और दैनिक जरूरतों की गंभीर समस्या भी खड़ी हो गई है। इस घटना ने एक बार फिर आगजनी जैसी घटनाओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता को उजागर किया है। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में बिजली के तारों, उपकरणों, गैस कनेक्शन की समय समय पर जांच करवाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। यह हादसा न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके में एक चेतावनी बनकर सामने आया है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।
कल का। हाँ जी। इसे मैं चुका भी थी। हाँ जी। कने पटाक होवे तो मैं गले फिर मैं दौड़ी चली मतलब घरे आग लगी है मतलब तार को कोई है कुछ होया मतलब मैं गई कने तू इसे दा पर आ है तीसरे ओ गले मतलब बोबी घरे आग लगी है कने फोन करा मतलब बोबी मतलब फिर मैं सड़क च बड़बड़े डड्डी कने फिर सारे इकट्ठे हुए फिर मेरा भतीजा है ताला तोड़े अंदर बड़े तो सारे फिर पानी पूनी सट्टे तो आग बुझाई। ये गरीब परिवार है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन बेचारों का कच्चा मकान था पहले, वो उनको मकान बनाया है और ये लड़का बहुत मेहनत करता है। इसके फादर मदर की डेथ हो गई है और ये मेहनत मजदूरी करके धीरे धीरे ये छोटी मोटी चीज़ें इकट्ठी की थी। फ्रिज लिया हुआ था, LED ली थी और अंदर बहुत सारा सामान इसका जो था, सारे कपड़े कुपड़े जिसके सारे जल गए हैं और राशन वगैरह जो भी रखा था वो सारा क्योंकि मेल्ट ही हो गया सब कुछ। तो यहाँ के आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने अपने घरों का फटाफट पानी निकाल कर, क्योंकि ये तो घर पे मौजूद नहीं था जिसमें आग लगी है, तो इन सभी लोगों ने बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि गैस का सिलेंडर भी अंदर था, बड़ी हिम्मत करके आग के ऊपर काबू पाया है। पानी टंकी सामने आप देखो, यहाँ से पानी निकाला, अपने अपने घरों से पानी लेके आए बच्चे, सामने वो बाल्टियाँ रखी हुई हैं पानी से पानी बुझाने के। इन्होंने बहुत मेहनत की जिससे आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन जो इसका नुकसान हो गया, मैंने प्रशासन से भी ये बात की है कि BPL परिवार में है ये परिवार और उसको जितनी अधिक से अधिक सहायता दी जा सकती है वो उसको सहायता दे। हम भी इनकी मदद करेंगे अपनी तरफ से भी और हमारे जो मित्र सज्जन साथी हैं उनसे भी अपील करेंगे कि वो सभी इनकी मदद करें। रिशु शर्मा जी हमारे गग्गल से, उन्होंने अभी बोला है कि मैं भी इनकी मदद करूंगा और भी कुछ लोग आएंगे इसमें आगे, ताकि इस बेचारे नौजवान की सहायता की जा सके। जिस मेहनत से इसने थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा किया था, उन लोग अंदर का सामान तो सारा जल चुका है। तो अभी क्योंकि सारा ऐसा पौड़ी भी बनाई है, इतनी जगह इसके पास, तो अंदर इसने पौड़ी रखी, ऊपर के लिए रखा था परवीन की चलो कभी और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होंगे तो मैं एक आधा कमरा ऊपर और बना लूँगा। और धर्मपत्नी इनकी अपने मायके गए हुए बच्चे के साथ। चलो अब ऐसे हालात में गरीबों के लिए भी बड़े कहर वाली बात है, क्या बोल सकते हैं। लेकिन हमने इनको आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, इनकी जितनी मदद होगी हम पूरी मदद करेंगे।